हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज गुडविल। अभी तक के लेक्चर में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर खत्म कर दिया था। तो उस चैप्टर के सामने अगर मैं गुडविल की बात करूं तो एक काफी छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, और सबसे अच्छी बात तो ये है इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। बस थोड़ा सा ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर जरूर है। तो हम लोग इस चैप्टर को प्रॉपर्ली कवर करेंगे, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराऊंगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल दिए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अगर आपसे ऐसी लेमन टर्म्स में पूछूं कि गुडविल क्या होता है, व्हाट इज गुडविल, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? तो मोस्टली गुडविल का मतलब बच्चे बोलेंगे या सभी लोग बोलेंगे, एक लेमैन या कॉमन पर्सन बोलेगा कि गुडविल किसी की रेपुटेशन होती है ना। अगर वो हम बोले कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस की या किसी बंदे की रेपुटेशन अच्छी है, इट मीन्स उसकी गुडविल अच्छी है। अगर किसी की रेपुटेशन खराब है, बेकार है, तो उस केस में हम बोलते गुडविल अच्छी नहीं है। यही होता है हमारा गुडविल। ये गुडविल हेल्प किस चीज में करता है? ये गुडविल हेल्प किस चीज में करता है? अगर मैं बोलूं दो बिजनेसेस हैं, एक्स और वाई, ये दो बिजनेसेस हैं, मैं कहता हूं एक्स की जो रेपुटेशन है या गुडविल है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो इससे एक्स को क्या फायदा मिलेगा? क्यों हम गुडविल की बात कर रहे हैं यहां पे? तो गुडविल का फायदा क्या होगा इसको कि भाई जब रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स और लोग इसके पास आएंगे बिजनेस देने के लिए। ज्यादा लोग जब एक्स के पास आएंगे तो इससे क्या होगा? एक्स के सेल्स बढ़ जाएंगे। सेल्स बढ़ने से क्या होगा? एक्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली अच्छी रेपुटेशन या गुडविल रखने से बिजनेस को क्या फायदा मिलता है? उसकी फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फ्यूचर में खूब सारे वो प्रॉफिट्स कमा पाता है। ये होता है गुडविल का फायदा, है ना। तो फटाफट से हम मीनिंग लिखते हैं सबसे पहले कि गुडविल होता क्या। मीनिंग ऑफ गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल। तो इसमें लिखना इट इज द वैल्यू ऑफ reputation of a business, of a business which helps in earning more profits in the future, in the future, which is over and above normal profits earned by other business, है ना। या मुझे बोलना चाहिए अदर सिमिलर बिजनेस, अदर सिमिलर बिजनेस। तो हमने क्या बोला? गुडविल क्या है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, उसकी इमेज, लोगों के नजरिया कैसा है इस बिजनेस के बारे में, ये सारी चीजें दिखाता है गुडविल, है ना। और हमने बोला अच्छी गुडविल से क्या होगा भाई? अच्छी गुडविल होने से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे फ्यूचर्स में। तो जितनी अपनी गुडविल बिजनेस अच्छी बनाता जाएगा उतनी फ्यूचर में उसके प्रॉफिट्स अर्न होते रहेंगे, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? which earning more profits in the future which is over and above normal profits earned by other similar business। तो उसका एग्जांपल मैं यहां आपको दे रहा था। सपोज एक्स और वाई दो बिजनेस हैं, दोनों का बिजनेस सेम है,
दोनों सेम बिजनेस में, एक्स और वाई। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं एक्स की गुडविल ज्यादा है, तो इसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो एक नॉर्मल यानी वाई की अगर मैं बात करूं, इसके प्रॉफिट्स के मुकाबले ज्यादा होंगे, है ना। एक्स ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। भाई ऑन एन एवरेज सिमिलर बिजनेस पूरी इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? अगर कोई भी बिजनेस उस एवरेज सिमिलर इंडस्ट्री के प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है, तो वो बिजनेस आप कह सकते हो अच्छा बिजनेस है, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कोई बिजनेस ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर का बिजनेस ले लेते हैं, कोई आईटी के बिजनेस में, मैं कह रहा हूं इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट्स इस बिजनेस में होते हैं, या नॉर्मल रिटर्न जो जनरेट होते हैं वो होते हैं 10% के, ऐसे ही बोल रहा हूं, मन गढ़ंत बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस, कोई पर्टिकुलर एक फर्म, इसकी गुडविल ज्यादा अच्छी है, तो इसको ये जो गुडविल है वो हेल्प करेगी कि भाई इस 10% के प्रॉफिट से ज्यादा कमाने में, है ना। 12%, 13%, 14%, 20%, कुछ भी। तो जब भी कोई फर्म इस नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती है, तो वो उसका कारण क्या होता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, वो होता है गुडविल। तो ये होता है गुडविल का मीनिंग। अच्छा, दूसरी बात, गुडविल क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल क्या है? आप कह सकते हो ये एक एसेट है। भाई गुडविल एसेट है, क्यों एसेट है? क्योंकि हमने बोला गुडविल फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करता है। किसी भी बिजनेस को फ्यूचर प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करता है गुडविल, है ना, प्रॉफिट्स बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल रहा है हमें इस गुडविल से, तो ये क्या है हमारे लिए? ये एक एसेट है। ये किस प्रकार का एसेट है? एसेट के अगर आपको याद होंगे, दो तरह के क्लासिफिकेशन हम करते थे। एक होता था टेंजिबल, ऐसा एसेट जो दिख सकता है, जिसको हम छू सकते हैं। एक होता था इंटेंजिबल, ऐसे एसेट जो होते तो हैं लेकिन जो दिखते नहीं है। तो ये कौन से प्रकार का एसेट होगा? ये एक इंटेंजिबल एसेट होगा गुडविल। क्योंकि गुडविल आप देख नहीं सकते, गुडविल आप छू नहीं सकते, वो तो एक रेपुटेशन है, किसी भी बिजनेस की इमेज है। तो उसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, तो ये एक एसेट तो है, परंतु इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं लिख लेता हूं। चलिए इस पॉइंट को भी एक बार लिख लेते हैं। इट इज एन intangible asset, intangible asset। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, गुडविल, गुडविल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स। तो किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है, गुडविल होने के पीछे क्या कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, इसके कई फैक्टर्स होते हैं जो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली गुडविल हुआ। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटेंजिबल एसेट, इज गवर्नड बाय AS 26। तो ये पॉइंट एक आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है, बनाता है, जिसको फॉलो करना आवश्यक होता है ना। तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर गुडविल कवर्ड है? क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है हमने बोला, और इंटेंजिबल एसेट्स की जो भी अकाउंटिंग वगैरह है वो सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में कवर्ड है। तो बेसिकली आपसे सिंपल एमसीक्यू में भी सवाल आ सकता है कि बताओ गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है, तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में कवर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं
जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फैक्टर्स मोटे मोटे ऊपर ऊपर से पता होने चाहिए। तो पहला है फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस प्रकार के बिजनेस में है, सर्विस में है, ट्रेडिंग में है, किस में है। तो बिजनेस का क्या नेचर है, किस प्रकार के गुड्स से डील करता है, किस तरह का बिजनेस में जो एक अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है ऐसे बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजों से गुडविल इफेक्ट होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फैक्टर हुआ आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, तो अगर मैं कहता हूं दो बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है वो एक बिजनेस, थोड़ा दुकान बोल देते, दुकान भी एक बिजनेस होती है, चलो दो शॉप्स की बात करते हैं। एक शॉप है आपकी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर और दूसरी शॉप है बिल्कुल एकदम कमर्शियल एरिया के अंदर प्रॉपर, जहां पे मार्केट एरियाज हैं, जहां पे खूब सारे लोग हैं। तो दोनों बिजनेसेस में से कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे? जो बिजनेस, जो दुकान आपके रेजिडेंशियल एरिया में या जो एक प्रॉपर कमर्शियल मार्केट एरिया में। तो आप बोलोगे सर जो कमर्शियल एरिया में, जिसकी लोकेशन अच्छी है, जिसकी मार्केट प्लेस के आसपास लोकेटेड है ना। जो लोग दिल्ली से होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, उनको पता होगा दिल्ली का एक एरिया होता है कनॉट प्लेस, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कोई बिजनेस अपना, कोई दुकान कनॉट प्लेस में खोल के बैठता है, तो वो लोकेशन इतनी अच्छी है, इतने सारे लोग वहां आते हैं कि उसके जो प्रोबेबिलिटी होगी कि लोग आएंगे, उसको बिजनेस आएगा, उसकी सेल होगी, वो बढ़ जाएगी, जिससे उसके फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो जो बिजनेस अच्छे लोकेशन पे लोकेटेड होता है, अच्छी जगह पे लोकेटेड होता है, उसके प्रॉफिट्स कमाने के चांसेस या ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने की कैपेसिटी हो जाती है। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस से फर्क पड़ता है गुडविल पे। सिमिलरली अगला पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मोटा अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग लेना। बिजनेस के लिए कोई भी डिसीजंस लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, ये काम होता है मैनेजमेंट का, अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलूं। तो अगर किसी बिजनेस में ऐसे मैनेजमेंट है जो बिल्कुल अच्छे वाले डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस के लिए बढ़िया बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले पाते हैं, ऐसे मैनेजमेंट को मैं बोलूंगा एफिशिएंट मैनेजमेंट, है ना। जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाते हैं, है ना। आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो, मैनेजमेंट में सबसे बड़ा वो क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट करना, यही मैनेजमेंट का काम होता है। तो जो भी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, एफिशिएंटली मतलब कि अपने टारगेट्स को मीट कर पाते हैं, ऐसी मैनेजमेंट को मैं एफिशिएंट मैनेजमेंट बोलूंगा। और नेचुरल सी बात है भाई, जिस बिजनेस में अच्छी मैनेजमेंट होगी, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, उस बिजनेस का ऑटोमेटिकली गुडविल भी बढ़िया होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएगा, है ना। कोई भी बिजनेस अगर अपनी गोल्स मीट कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है, कमा सकता है और ज्यादा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर आपका हो गया। तो और पढ़ते हैं फोर्थ फैक्टर, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है ना। कोई बिजनेस ऐसा है जो ज्यादा कंपटीशन फेस ही नहीं करता, काइंड ऑफ मोनोपोली है किसी बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर मैं बोलूं, रेलवे टिकट्स, जो रेलवे टिकट्स बुक होते हैं वो आईआरसीटीसी द्वारा होते हैं, आईआरसीटीसी द्वारा होते हैं। तो आईआरसीटीसी की एक मोनोपोली है उस बिजनेस में कि रेलवे ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के लिए आपको आईआरसीटीसी का ही यूज करना पड़ेगा। इवन आप जो थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू रेल टिकट बुक करते हो, जैसे मेक माई ट्रिप या पेटीएम वगैरह, वो उनको भी आईआरसीटीसी का ही सर्वर यूज करना पड़ता है। तो वहां पे आपको अल्टीमेटली आईआरसीटीसी के थ्रू ही आपकी टिकट बुकिंग हो सकती है। तो आईआरसीटीसी का क्या है, एक प्रकार का मोनोपोली बिजनेस है ना। ऐसा बिजनेस है कि भाई उसके फ्यूचर में उसको कोई कंपटीशन मिलने ही नहीं वाला, है ना। या इंडियन रेलवेज अपने आप में एक मोनोपोली है ना। तो मार्केट सिचुएशन से भी डिटरमाइन होता है कि गुडविल कैसी है। गुडविल मैं बार बार बोल रहा हूं क्या है, फ्यूचर प्रॉफिट्स कमाने की क्षमता, फ्यूचर प्रॉफिट्स कमाने की क्षमता। तो ऐसे बिजनेस जिनकी मोनोपोली है, जिनको कंपटीशन ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता, ऐसे बिजनेसेस के नेचुरली फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ते ही जाएंगे, अच्छे रहेंगे। तो नेचुरल सी बात है, जब प्रॉफिट्स अच्छे रहेंगे, बढ़ेंगे, तो गुडविल भी आप कह सकते हो अच्छी हो। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट
क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। जो बिजनेस है, मैं ना पढ़ के ही समझ आ रहा है, जो बिजनेस है वो या तो गुड्स प्रोवाइड करता है या सर्विसेज देता है ना। तो जो भी उसका प्रोडक्ट है उसकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो नेचुरली सी बात है भाई, अच्छी क्वालिटी से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। कस्टमर्स के बीच में अच्छा नाम बनेगा ऐसे बिजनेस का। तो जब क्वालिटी अच्छी होगी गुड्स या सर्विसेज की तो गुडविल भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सिक्स्थ, कस्टमर रिलेशन एंड लॉयल्टी। जिस भी बिजनेस में अच्छे कस्टमर बेस है, लॉयल कस्टमर्स है, लॉयल कस्टमर्स मतलब भाई मैं जितने भी प्राइसेस बढ़ा दूं, मैं जितने भी अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दूं, मेरे कस्टमर लॉयल है, वो मेरे पास ही आएंगे, वो दूसरे किसी और कंपनी के पास नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसे लॉयल कस्टमर्स कब होंगे? एक तो आपकी प्रोडक्ट की जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये तो एक हम डिस्कस कर ही चुके। साथ ही साथ अगर आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हो, उनको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, कस्टमर केयर सपोर्ट दे रहे हो, ये सारी सुविधाएं दे रहे हो, भाई अमेजोन है ना। अमेजोन की कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है ना, कम एज कंपेयर टू से फ्लिपकार्ट या कोई और ऑनलाइन डिलीवरी ले लो। तभी फ्लिपकार्ट स्नैपडील क्यों नहीं चल पाए, क्यों अमेजोन को वो टक्कर नहीं दे पाते? क्योंकि वो कस्टमर रिलेशंस अमेजोन ज्यादा अच्छे बना पाए। तो जब अमेजोन कस्टमर से साथ रिलेशन बना पाए, भाई मेरे को भी अगर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अमेजोन पे, चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अमेजोन पे, मुझे अमेजोन से ही ऑर्डर करना है, क्योंकि मेरा एक लॉयल्टी बन गई अमेजोन की तरफ, मेरा एक भरोसा बन गया है अमेजोन की तरफ। मुझे पता है कि अगर फ्यूचर में मेरे को कोई प्रॉब्लम भी हुई कभी अमेजोन में, कोई गड़बड़ प्रोडक्ट आ गया, तो अमेजोन का कस्टमर सपोर्ट मेरे को हेल्प करेगा, मेरे को रिफंड देगा या मेरे गुड्स मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करा देगा। तो ये सारी चीजें क्या हुई, इससे क्या हुआ, अमेजोन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, ज्यादा कस्टमर्स जुड़ रहे हैं अमेजोन के साथ, और अपना बिजनेस ग्रो कर पाया, अपने कस्टमर्स को पकड़ पाया। तो जब आप कस्टमर रिलेशन अच्छे मेंटेन करोगे, कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो आपकी गुडविल अच्छी है। या फिर मैं कह सकता हूं अगला पॉइंट, स्पेशल एडवांटेजेस। स्पेशल एडवांटेजेस एग्जाम्पल हो गया इंपोर्ट लाइसेंस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एटसेट्रा, है ना। तो किसी भी बिजनेस के पास अगर कुछ खास एडवांटेजेस है, कोई बिजनेस है जिसको गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है ना, या किसी बिजनेस के पास बढ़िया इंपोर्ट लाइसेंस है, या फिर ऐसे बिजनेसेस जिनके बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेंगे। दे वुड मैनेज टू अर्न प्रॉफिट्स, दे वुड मैनेज टू अर्न रेवेन्यू। तो ऐसे बिजनेस जिनके पास किसी भी प्रकार के स्पेशल एडवांटेज हैं, उनके नेचुरली फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, वो ग्रो कर पाएंगे, और आप कह सकते हो ऐसे बिजनेसेस की गुडविल बढ़िया होगी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि गुडविल को कैसे अफेक्ट करते हैं। और काफी ये कॉमन सेंस है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचोगे तो आप सारे फैक्टर्स अपने आप ही बना पाओगे कि भाई क्या फैक्टर्स हैं जिससे भाई किसी की भी गुडविल या रेपुटेशन अच्छी होगी। राइट, चलिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगला टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, वी आर स्टडिंग पार्टनरशिप अकाउंट। ये जो गुडविल का चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर ही पढ़ रहे हो। तो अब जब आपने बेसिक मीनिंग समझ लिया गुडविल का क्या होता है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, अब आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना शुरू करना है कि अल्टीमेटली जब हम पार्टनरशिप के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें यह सीखना है कि भाई पार्टनरशिप के लिए क्यों जरूरी होता है गुडविल वैल्यूएशन करना, कब कब उनको जरूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यू करने की, है ना। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे, गुडविल वैल्यू करना, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो
फर्म को कब और क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की। तो इसमें क्या क्या आपको पता होनी चाहिए, कब कब जरूरत पड़ सकती है बेसिकली किसी भी पार्टनरशिप फर्म को गुडविल वैल्यू करने की। तो पहली लिखना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, पहले मैं लिख लेता हूं। फिर लिखना एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर फिर लिखना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फोर्थ हो गया डेथ ऑफ पार्टनर, फिफ्थ हो गया सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, सिक्स लिखेंगे amalgamation of partnership firms, amalgamation of partnership firm। ठीक है, इन केसेस में आप कह सकते हो कि गुडविल एक पार्टनरशिप फर्म को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 4, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट्स है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो आपके कोर्स में सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो जब वो चैप्टर्स हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि भाई क्यों हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं इन केसेस में। ठीक है, तो भाई अभी मैं एक्सप्लेन करने का मेरा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे तो हम पढ़ते ही हैं कुछ गुडविल एडजस्टमेंट्स के बारे में, तो वहां हम सीखेंगे और समझेंगे कि क्यों गुडविल की कैलकुलेशन हम एक्चुअली कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, और रही बात फिफ्थ और सिक्स पॉइंट की, ये आपको करना नहीं, नॉट टू बी कवर्ड, ये आपके लिए अभी रेलिवेंट है ही नहीं। तो वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं कि क्यों यहां पे गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत है, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ना यहां पे कोई भी, तो आप क्या समझोगे, है ना। वैसे सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ, मैं मीनिंग ऐसे ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म बिक जाती है, आपने सुना होगा ये टर्म बिजनेस बिक गया, तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बिक जाता है तो वहां गुडविल वैल्यूएशन की कुछ जरूरत पड़ती है। सिमिलरली अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अमेलगमेशन का क्या मतलब है, अगर एक फर्म है ए एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है ए एंड कंपनी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है बी एंड कंपनी, तो जब ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम अलग अलग होने की जगह जुड़ जाएं और एक नई फर्म मिलके बना ले जिसका नाम हम रख दे ए बी एंड कंपनी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमेलगमेशन। मैं ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपसे कोई पूछने नहीं वाला ये, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि क्या होता है अमेलगमेशन, है ना। हो सकता है आप में से कुछ को मोटा मोटा पता भी हो कि अमेलगमेशन ये होता है। ठीक है, इसको हम अमेलगमेशन बोलते हैं। तो ये हो गया अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, हालांकि फिफ्थ और सिक्स जैसा कि मैंने बोला आपको क्योंकि कवर ही नहीं करना, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं कि आप समझ लो कि यहां गुडविल क्यों वैल्यू करनी है। और बाकी 4 पॉइंट की बात करूं तो ये तो सेपरेट चैप्टर्स है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों हम यहाँ पे गुडविल वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्यों कहां कहां हमारी नीड पड़ती है, कौन सी सिचुएशंस में हमें गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली इससे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इनफैक्ट दोनों भी कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया और नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल, यहां से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। गुडविल यहां पे 2 प्रकार के होते
एक हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। दूसरा हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड या इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड या इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो मैं फटाफट से बता देता हूं क्या होते हैं ये। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का क्या मतलब है? तो नाम से पढ़ना, परचेज गुडविल, ऐसी गुडविल जो परचेज करी है। कोई भी चीज परचेज करने के लिए आपको क्या करना होता है? कुछ कंसिडरेशन अपनी जेब से पे करना होता है। आप बाजार से सामान खरीदने जाते हो, जब आप कुछ परचेज करने जाते हो मार्केट से, तो उसको करने के लिए आपको जेब से देके पैसा देते हो, फ्री में ले लेते हो, कुछ पैसा देते हो, यानी आप कुछ कंसिडरेशन पे करते हो। तो वैसे ही जब कोई किसी की गुडविल खरीदने के लिए कोई कंसिडरेशन पे की जाती है स्पेसिफिकली, उसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। तो क्या होगा, इसका मीनिंग लिख लेंगे, गुडविल for which and agreed consideration, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्राइस, is paid in cash or kind। एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल at the time of purchase or acquisition of a business। ठीक है, तो क्या बोला हमने? जो गुडविल खरीदी जाती है बाय पेइंग अ कंसिडरेशन, कुछ पैसा या कुछ भी काइंड में कुछ पे करके, कुछ एग्रीड अमाउंट पे करके जब गुडविल खरीदी जाती है तो उसको हम बोल देते हैं परचेज गुडविल। एग्जाम्पल में मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ परचेज और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, जब किसी और का बिजनेस खरीदा जाता है तो उसमें कई बार गुडविल भी खरीदी जाती है। अब ये कैसे होता है, मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। परचेज और एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस, अगर मैं बिजनेस एक्विजिशन के टाइम की बात करूं तो यहां पे गुडविल कब आती है? परचेज गुडविल पिक्चर में कब आती है? परचेज गुडविल पिक्चर में कब आती है? जब परचेज कंसिडरेशन, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होती है ना? तो उस केस में गुडविल आ जाती है हमारी परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का क्या मतलब हुआ? नेट एसेट का मतलब हुआ टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब बाहर की लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, इसको एग्जांपल के हेल्प से आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं एक आपको मैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बिजनेस है, क्या ले लें, एक्स एंड कंपनी एक बिजनेस है, वाई एंड कंपनी दूसरी बिजनेस है। एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी के बिजनेस को परचेज कर देती है। एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी के बिजनेस को परचेज कर देती है, इसको एक्विजिशन भी बोलते हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस परचेज लेने करने का मतलब क्या होता है? एक्वायर करने का मतलब होता क्या एक्चुअली? अगर आप सोचो, जब एक बिजनेस दूसरे का बिजनेस एक्वायर कर देता है तो बेसिकली वो उस सामने वाले बिजनेस के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर देता है। अब वाई एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अब वाई एंड कंपनी बिजनेस है तो इसके कुछ एसेट्स भी होंगे, इसके पास इसके कुछ अपनी लाइबिलिटीज भी होंगी।
है ना, ऐसे ही ले लेते हैं। सपोज एसेट्स में क्या क्या है, मशीनरी थी मान लो 1 लाख रुपए की, डेटर्स थे मान लो 50,000 रुपए के, और स्टॉक था सपोज 50,000। तो सपोज वाइन कंपनी के ये सारे एसेट्स थे, मैंने 3 एसेट्स बता दी, मशीन, डेटर और स्टॉक। और लाइबिलिटी में सपोज एक लोन था 1 लाख रुपए का, है ना। तो अब मैं जब कह रहा हूं कि एक्सन कंपनी वाइन कंपनी का बिजनेस खरीद रहा है, दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि वाइन कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों भी टेक ओवर कर देगा। यानी ये सारे एसेट्स और ये जो सारी लाइबिलिटीज हैं, टेक ओवर या एक्विजिशन के बाद ये लाइबिलिटीज और एसेट्स एक्सन कंपनी की हो जाएंगी। यही मतलब होता है आपके एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का, यही मतलब होता है। अब सपोज मानो एक्सन कंपनी और वाइन कंपनी के बीच में समझौता होता है। एक्सन कंपनी बोलती है वाइन कंपनी से, एक काम करो, मैं आपके बिजनेस जो खरीद रही हूं, मैं जो आपका बिजनेस खरीद रही हूं, 1 मिनट 2 1, मैं आपका बिजनेस टोटल 1,50,000 रुपए में खरीदूंगी। एक्सन कंपनी बोल रहा है वाइन कंपनी से, देखो मैं तुम्हारा बिजनेस ले रहा हूं, इसके बदले में तुम्हें टोटल 1.5 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा। अब यहां पे सोचो, सबसे पहले हमें यहां पे देखना होता है कि भाई जिस बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है उसके नेट एसेट्स कितने, मतलब कितने के नेट एसेट्स टेक ओवर करे जा रहे हैं। नेट एसेट्स का मतलब मैंने आपसे बोला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, है ना। टोटल एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज करूं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि नेट पे मेरे पास कितना एसेट बचेगा। अगर मेरी उधारी भी है, मेरे पास एसेट भी है, तो जब मैं अपनी उधारी चुकता कर दूंगा तो मेरे पास कितने एसेट नेट में बच जाएंगे, यही होता है नेट एसेट। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एक्सन कंपनी बोलेगी, तो देखो भाई मैं कितने नेट एसेट लेके जा रहा हूं, इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए। तो टोटल एसेट हो गया 2 लाख रुपए, और लाइबिलिटी तो एक ही है, लोन ही मैंने लिया 1 लाख रुपए का। तो आप बोलोगे सर नेट एसेट कितने आ गए, 2 लाख के टोटल एसेट्स हैं, 1 लाख की लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट आ गए 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए का। यानी कि बेसिकली एक्सन कंपनी वाइन कंपनी का बिजनेस खरीद रहा है ना। तो उसके कितने नेट एसेट लेके जा रहा है, नेट में उसको 1 लाख रुपए के एसेट मिल रहे हैं, है ना। वैसे टोटल मिल रहे हैं 2 लाख एसेट के, लेकिन इसमें से 1 लाख की तो लाइबिलिटी है ना। तो 1 लाख रुपए तो लाइबिलिटी में निकल, 1 लाख रुपए के एसेट तो लाइबिलिटी पे करने में निकल जाएंगे। तो बच कितने जाएंगे नेट में एसेट्स, 1 लाख रुपए बच जाएंगे। तो आइडियली अगर आप सोचोगे कि अगर एक्सन कंपनी वाइन कंपनी को खरीद रही है तो उसको कितने एसेट्स का बेनिफिट मिल रहा है, 1 लाख रुपए के एसेट का बेनिफिट मिल रहा है। तो यानी एक्सन कंपनी को कितने पैसे देने चाहिए वाइन कंपनी को खरीदने के लिए, 1 लाख रुपए ही देने चाहिए। भाई जितने के नेट एसेट मिल रहे हैं उतने ही रुपए तो देने चाहिए, उतने ही रुपए देने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में दे कितनी रही है एक्सन कंपनी, 1.5 लाख रुपए दे रही है ना। यानी जितना नेट एसेट, जितने का नेट का फायदा मिल रहा है एक्सन कंपनी को, उससे ज्यादा ही पैसा दे रही है एक्सन कंपनी। तो कितना ज्यादा दे रही है, आप बोलोगे कि सर 1.5 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख रुपए के नेट एसेट मिल रहे हैं। तो नेट में आप क्यों देखोगे तो 50,000 रुपए फालतू दे रहे हैं हम, एक्सन कंपनी वाइन कंपनी को 50 रुपए फालतू दे रही है, 50,000 रुपए फालतू दे रही है। तो ये हम कहते हैं कि भाई ये 50,000 रुपीज फालतू नहीं दे रही, ये 50,000 रुपए दिख रहा है हमको कि फालतू दे रही है, बट दिस इज नॉट फालतू, ये फालतू में 50,000 रुपए ज्यादा नहीं दे रही। एक्सन कंपनी बेसिकली ये 50,000 रुपए वाइन कंपनी के गुडविल के दे रही है, कि अपार्ट फ्रॉम ये 1 लाख रुपए के नेट एसेट, इसके अलावा ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है फॉर वाइन कंपनीज गुडविल। इस गुडविल को हम बोलते हैं परचेज गुडविल। क्यों परचेज गुडविल बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए, इस 50,000 रुपए के लिए कुछ कंसिडरेशन पे कर रही है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक्सन कंपनी दे रही है, तो 1.5 लाख रुपए में ही 50,000 छुपे हुए हैं। यानी कि ये गुडविल खरीदने के लिए एक्सन कंपनी अपने जेब से कुछ पैसा दे रही है, इसलिए इसको मैं बोल दूंगा परचेज गुडविल। तो जब परचेज गुडविल का आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। बल्कि कंपनी अकाउंट जब आप आगे जाके, बहुत आगे जाके पढ़ोगे तो वहां पे इसी फंडे का यूज होगा, जो मैंने आपको फंडा बताया पूरा, इस पूरी कहानी का वहां पे एक कॉन्सेप्ट में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये फंडा यहीं पे बता दिया।
ठीक है, आपकी किताब में एक इलस्ट्रेशन भी है इसी पे, तो वो आप चेक कर लेना, बट उसके पीछे की मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट और लॉजिक बता दी। ठीक है, तो बेसिकली मैं तो आपको परचेज गुडविल का मीनिंग बता रहा था, लेकिन उसके पीछे की मैंने ये वाली कहानी भी आपको बता दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे परचेज गुडविल की बात करी, बी में मैं आपसे बात करता हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है, लिख लो पहले, इसको लिख लेते हैं पहले। इट इज एन इंटरनली generated goodwill for which no separate consideration is paid. No separate consideration is paid. एक हमने बोला परचेज्ड गुडविल, दूसरी तरह की गुडविल क्या होगी, अनपरचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल, जो गुडविल परचेज नहीं करी गई। इसको मैं बोल सकता हूं साधारण सिंपल देसी भाषा में नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल, तो ऐसी गुडविल जो बन तो रही है भाई, कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो अपनी कुछ तो वो रेपुटेशन बना रहा है, वो अपनी कुछ भी रेपुटेशन बना रहा है भाई। आप अपने घर के आसपास कुछ तो ऐसी दुकानें होंगी जहां रेगुलरली जाते होगे, राशन की दुकान होगी, नाई की दुकान होगी, कोई भी दुकान ऐसी होगी जहां पर रेगुलरली जाते होगे। तो वो बिजनेस आप उन दुकान वालों से पूछोगे कि भाई क्या आपने कोई गुडविल परचेज करी है क्या, वो बोलेंगे ये क्या होता है भाई, गुडविल परचेज करने का क्या मतलब होता है, हमें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने बैठ के किसी की गुडविल तो नहीं परचेज करी, लेकिन वो अपनी एक गुडविल बना रहे हैं, वो अपनी एक रेपुटेशन बना रहे हैं, वो आसपास के कस्टमर्स पकड़ रहे हैं, कस्टमर्स के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक गुडविल तो बन रही है, इवन दो गुडविल परचेज नहीं की जा रही, बट गुडविल तो हर बिजनेस की अपनी कुछ ना कुछ बन रही है। तो ऐसी गुडविल जो अपने आप बनीती है, एक बिजनेस के चलते 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 अपनी एक गुडविल, एक रेपुटेशन जो बनती रहती है, उसको ही हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नॉन परचेज गुडविल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस गुडविल के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा, वो बस अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने सामान से, तरह तरह की चीजों से अपनी गुडविल खुद ही खुद बना रहे। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसलिए मैंने टर्म क्या यूज किया, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो अपने आप अंदर से बने जा रही है किसी भी बिजनेस की गुडविल, ऐसी गुडविल को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोट लिखना है, कौन से पेन से लिखें, चलो ग्रीन से लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको, जो आपको हमेशा ध्यान रखना। नोट, एज पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया laid down in AS 26, self generated goodwill is not recorded in books of accounts. In books of accounts. In other words, only purchased goodwill can be recorded as asset in the books of account। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, जो आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब गुडविल का मीनिंग बताया था, मैंने बोला था कि गुडविल एक इंटेंजेबल एसेट है, एक एसेट। तो आप बोलोगे सर ठीक है गुडविल एसेट है,
तो हमें अपनी बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल दिखानी चाहिए, यही आपके दिमाग में आएगा। पर अब मैंने आपसे क्या बोला, इनटैंजिबल एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जो आपको याद रखना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में रेफरेंस दे दिया। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 होता है जो इंटैंजिबल एसेट से डील करता है। ये बेसिकली कुछ रिकॉग्निशन प्रिंसिपल सेट करता है कि आप कब कब इंटेंजिबल एसेट्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। वो कुछ कंडीशंस देता है। अब वो कंडीशंस क्या होती है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब आप भी आगे जाके प्रोफेशनल लेवल पे स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तो वहां पढ़ ही लोगे, तो वो कंडीशंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो क्राइटेरियाज रखती है कोई भी इंटेंजिबल एसेट बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, उस क्राइटेरिया को सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीट नहीं कर पाता, पिट जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल उन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल एएस 26 के चलते हम लोग अपनी बुक्स में एसेट की तरह नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है, तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, क्रक्स क्या निकल गया कि सिर्फ मैंने आपको दो तरह के गुडविल बताए, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मतलब मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है, दैट्स इट। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा सारा थ्योरेटिकल पॉइंट था डिस्कशन का, कि थ्योरी में हमने सब बात करी है ना, गुडविल क्या होता है, गुडविल के मोटे मोटे क्या फीचर्स हो, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को, कब कब गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप के केस में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होते हैं। फटाफट से अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की ओर अब बढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में प्रैक्टिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, किस तरह के प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं, तो इसमें मोस्टली आपके गुडविल कैलकुलेट करने के सवाल बनते हैं, यानी कि आप गुडविल की कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो गुडविल कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं यहां पे। तो क्या क्या मेथड्स आपको कवर करने हैं, तो मोटा मोटा मैं अगर बोलूं तो तीन मेथड्स आपको कवर करने हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, जब मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करता हूं तो यहां पे दो तरह के एवरेज प्रॉफिट लिए जा सकते हैं, या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपने आप में एक अलग मेथड है, वहां पे कुछ नहीं है। और जब मैं कैपिटलाइजेशन थर्ड मेथड की बात करूंगा तो यहां भी आपको दो प्रकार की कैपिटलाइजेशन पढ़नी होती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू कि क्या क्या मेथड्स आपको यहां पे कवर करने हैं, और इजी है, काफी इजी है, बस प्रैक्टिस का खेल है, थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो काफी फॉर्मूला बेस्ड काफी सारी यहां पे चीजें आ जाती हैं। चलिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, तो मैं सबसे पहले बात करूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मैं शॉर्ट में आपसे बोलूंगा NYP। NYP, तो बस इतना सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई, मतलब बताओ भाई। फॉर्मूला तो ठीक है, इसका मतलब बताओ हमको सबसे पहले। तो पहली बात मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज एक्चुअली मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, सिंपल एवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूं, मैं आपको कुछ नंबर दे दूं, 2, 4, 8, 6, ऐसी नंबर मैंने बोल दिए। अगर मैं आपसे बोलूं इसका सिंपल एवरेज निकालो, सिंपल एवरेज निकालो, तो आप क्या बोलोगे, आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे बहुत सिंपल तो है, बस क्या है, 2+4+8+6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 4, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बोलोगे आप 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5, दैट इज 5। ये आप बोलोगे सिंपल एवरेज। तो बस यही काम आपको करना है गुडविल निकालते वक्त, जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लो, है ना। तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हम पिछले कुछ सालों के एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन, पिछले कुछ साल के, हो सकता है 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के सिंपल के प्रॉफिट्स लेके उससे सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले, और फिर गुडविल निकालने के लिए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहली बात, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कभी निकालना नहीं पड़ेगा, ऑलवेज गिवन। NYP हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये NYP क्या है, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन होगा। लेकिन NYP का मतलब मैं जरूर आपको बता देता हूं कि बेसिकली अब देखो क्या है, हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, जब हम बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का मतलब अब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट पर एनम, सालाना, हर साल का। अगर मैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, तो मैं ऑन एन एवरेज देख रहा हूं कि हर साल में कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो एवरेज प्रॉफिट एक साल का पर एनम का प्रॉफिट हो गया। अब हम देखते हैं इस गुडविल निकालते वक्त हम बोलते हैं कि भाई ये जो हमने पास्ट एफर्ट से, जो मैंने पास्ट में अपनी रेपुटेशन बनाई, इससे मैंने इतना एवरेज प्रॉफिट कमाया, इससे मैंने 3 साल में इतना एवरेज प्रॉफिट साल का कमाया। अब जो मैंने पास्ट में रेपुटेशन अपनी बनाई है, इससे मैं फ्यूचर में कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता हूं, मैं फ्यूचर में और कितने साल प्रॉफिट कमा सकता हूं, है ना। हो सकता है मैं बोलूं कि यार मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में मैंने इतना एवरेज प्रॉफिट कमाए, तो जो भी मैंने काम किया, जो भी मैंने अपनी गुडविल बनाई, जो भी मैंने अपनी रेपुटेशन बनाई, इसकी वजह से मैं इतने ही एवरेज प्रॉफिट अगले 3 साल तक और कमा सकता हूं, मैं अगले 3 साल तक और कमा सकता हूं। तो यही होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब ये नहीं होता कि मैंने साल खरीद रहा हूं, नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब ये होता है कि हमें कितने साल लगता है कि हमारे पास जो भी हमने काम किया, जो भी हमने रेपुटेशन बनाई, जो भी हमने एफर्ट्स डाले, हमें कितने साल इस एफर्ट्स का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो यहां पे हम एवरेज प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो कितने साल फ्यूचर में हम इस एवरेज प्रॉफिट को कमा सकते हैं, है ना। हो सकता है मैं बोलूं भाई मैं अगले 5 साल तक इतने एवरेज प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये मेरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 हो जाए। तो ये सारी एस्टिमेटेड चीजें होती है ना। एवरेज प्रॉफिट भी मैं चल एवरेज प्रॉफिट ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकाल रहा हूं, लेकिन ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि इतना ही एवरेज प्रॉफिट मैं हर साल कमाऊंगा। कोई गारंटी थोड़ी है ना कि मैं इतनी ही एवरेज प्रॉफिट कमाता रहूंगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल तक मैं बेनिफिट लूंगा, ये भी मैं एस्टिमेट कर रहा हूं बैठ के। कोई जरूरी थोड़ी कि हो सकता है अगर मैं बोलूं कि 5 साल तक मैं अगले 5 साल तक ये प्रॉफिट कमा सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में इट टर्न्स आउट कि मैं सिर्फ 3 साल ही कमा पाया। तो ये एस्टिमेशन है सारा, और इसी की वजह से ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पिट जाता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो AS26 का वो पिट जाता है, और इसी वजह से हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बेसिकली हम जो भी मेथड ये यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने के लिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स है। क्योंकि परचेज गुडविल के लिए तो आपको मेथड लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो आपने एक्चुअली में कुछ परचेज कंसिडरेशन पे किया है, तो वही गुडविल हो जाएगी आपकी।
तो ये जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने के लिए कर रहे हैं, और ये सारे एस्टिमेटेड मेथड्स हैं, कोई एक्यूरेट फिगर्स किसी से भी नहीं आने वाली, ये एस्टिमेशन है, हमारी सिर्फ कल्पना है ना। और इसी वजह से इस गुडविल को हम अपने एसेट में नहीं रिकॉर्ड करते। तो ये हो गया आपकी पूरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की कहानी। तो अब एक काम करते हैं, मैं एक दो सवाल आपकी किताब पे दिखा देता हूं कि कैसे आप इस फॉर्मूले के यूज करके गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे पहले आप देखना क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या कह रहा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। तो कह रहा है गुडविल वैल्यू निकालो गुडविल की 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालो और उससे गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ गुडविल। और आपको पिछले 5 साल के देखो प्रॉफिट दे रखे हैं, पिछले 5 साल के आपको ये प्रॉफिट दे रखे हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट का ध्यान रखना, 2019 में आपको लॉस दे रखा है, 2019 में आपको लॉस दे रखा है। तो कैसे आप निकालो, यहीं करके देख लेते हैं, तो हमने क्या बोला, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बोला गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं 5 साल के, तो कैसे निकालोगे, अभी सिंपल एवरेज है तो सबका टोटल कर दो, तो 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख, 15 लाख प्लस 18 लाख। अब इस साल में जब देखेंगे 2019 में देखेंगे तो यहां पे 4 लाख का लॉस है। तो लॉस का मतलब आप एक प्रकार से कहते हो नेगेटिव प्रॉफिट्स हैं। तो इसको मैं प्लस करने की जगह माइनस में लिख दूंगा, तो -4 लाख और प्लस 13 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 5 साल के प्रॉफिट टोटल कर दिए और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 साल से। तो निकाल लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, 8 और 5 23, 23 और 18 हो जाएगा आपका 41 में से 4 गए तो बच गए 37 प्लस 13 हो गया आपका 50। तो ये हो गया 50 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट्स आ गए आपके 10 लाख के। तो फाइनली गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल हमने बोला था 3 years परचेज, तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, गुडविल विल बी इक्वल टू 10 लाख एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो यह आ जाएगा 30 लाख। इस प्रकार से हमको अपनी सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They take deep into partnership from 1st April 2022 for 1/5 share in future profits. For this purpose, goodwill is valued at, ये आगे देखो काम की इंफॉर्मेशन, goodwill is valued at 100% of average annual profit of previous 3 or 4 years, whichever is higher. तो देखो पहली बात, हमने जब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करी थी तो मैंने आपको क्या लिखवाया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे गुडविल वैल्यू करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में यही कहानी हो रही है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इसलिए हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं, बट हमको तो यहाँ पे सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या इंफॉर्मेशन बता दी, उसने बोला गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी एक प्रकार से आप कह रहे हो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपका 1 ही रहेगा क्योंकि 100% बोल रहा है। अब किसका 100%, ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 years, विच एवर इज हायर।
मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर पिछले 4 साल के भी एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसके बाद आप कंपेयर करो कि दोनों एवरेज प्रॉफिट में से कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको ले लो। ये कहना चाह रहा है आपसे सवाल। अब जो आपको पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं वो साल पे ध्यान देना। हम गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे हैं? हम 2022 में गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको देखो कब कब के गुडविल दे रखे हैं, 31 मार्च 2022, 21, 20, 19, है ना। तो ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। तो जब आप निकालोगे, जब आप 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो पहले आपको प्रीवियस 3 इयर्स के यानी ये वाला साल लेना पड़ेगा, और जब आप 4 इयर्स के निकालोगे तो आपको ये सारे के सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है ना। जिस डेट पे हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं उस डेट से हमें पिछले 3 साल देखना है या पिछले 4 साल देखना है, जो भी गिवन है ना। तो 2022 से अगर मैं पूछूंगा कि पिछले 3 साल क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो बढ़ेगा 2022, 21, 20। ठीक है, तो इससे हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलो इसको एक काम करते हैं, दूसरी जगह ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम फ्रेश पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज प्रॉफिट निकालो 3 इयर्स का, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सर पिछले साल का प्रॉफिट था 2,88,000, उससे पिछले साल का प्रॉफिट था 1,81,800, और उससे पिछले साल का प्रॉफिट था 1,87,200। तो ये 3 साल के प्रॉफिट ले लिए, डिवाइड कर देता हूं 3 से, ये कितना आ रहा है? तो ये आएगा, ये आ रहा है 6,57,000, और डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो कितने एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 2,19,000 के एवरेज प्रॉफिट, 2,19,000 के एवरेज प्रॉफिट। अब जब मैं एवरेज प्रॉफिट 4 साल के निकालने लूंगा, पिछले 4 साल के निकालने जाऊंगा, तो कितने आएंगे? तो सर 6,57,000 तो पिछले 3 साल का टोटल हम ऑलरेडी कर चुके, तो दोबारा क्या करूं? तो 3 साल का टोटल तो ये वाला हो गया 6,57,000 प्लस, और पिछले चौथे साल का प्रॉफिट मैं और इसमें ऐड कर देता हूं। तो चौथे साल का प्रॉफिट कितना है? 253,200, 253,200। और अब के मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? 657 प्लस 253,200, तो यार 9,10,200 डिवाइड बाय 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 227,550, 227,550। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था? तो क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि एवरेज प्रॉफिट आपको लेने हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट आए 2,19,000, और पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट आए 227,550। तो कौन सा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आया? ये वाला ज्यादा आया। तो फाइनली फिर जब गुडविल हम वैल्यू करेंगे, तो गुडविल किस बेसिस पे वैल्यू करेंगे? तो उसने बोला था गुडविल विल बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कौन सा एवरेज प्रॉफिट लेना है हमको? ये वाला। तो 100% ऑफ 227,550, तो इसका 227,550 ही आंसर आ जाएगा। सिंपल। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। ठीक है, तो एक सवाल और दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 1.5 years का मतलब क्या हुआ? 1.5 years, 1.5 years। द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, profit for first year was 1 lakh, profit for second year was twice the profit of first year, and third year profit was 1.5 times of the profit of the second year। तो इस तरह से उसने आपको लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है। आ जाओ जी, हम क्या घूमेंगे, हम तो भाई स्मार्ट लोग हैं, हम लोग फटाफट से करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या बोला? उसने ईयर 1 का प्रॉफिट बता दिया,
ईयर 1 का प्रॉफिट कितना बताया उसने, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ईयर 2 में उसने क्या बोला, ईयर 2 में उसने बोला ईयर 2 के लिए ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी इसका ट्वाइस है ना, 2 इंटू ईयर 1 प्रॉफिट है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 लाख, दैट इज 2 लाख। और थर्ड ईयर के लिए उसने क्या बोला, थर्ड ईयर के लिए उसने बोला थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ईयर 2 इंटू 1.5, 1.5 मतलब, तो ये आ गया 2 लाख इंटू 1.5, तो ये आ गया 3 लाख, है ना। टोटल कर दिया तीनों साल का प्रॉफिट का, तो आ गया 6 लाख, टोटल आ गया 6 लाख। तो जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा 3 साल का, तो कितना आएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2 लाख। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल विल बी 2 लाख इंटू 1.5 ईयर्स परचेज उसने बोला था, तो दिस विल कम आउट टू बी 3 लाख। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। देखो इस तरह से आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट को यूज करके अपनी गुडविल की कैलकुलेशंस करनी होती है। तो मैं होप कि आपने सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वैसे तो, फिर भी आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है, तो बिल्कुल जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया, वही सेम बेसिस पे हम ये मेथड भी यूज करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बोला था फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां मैं क्या बोलूंगा, अब मैं यहां बस बोल दूंगा वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला। अब वेटेड एवरेज क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड एवरेज? जब भी मैं वेट देने की बात करता हूं, जब हमने ऊपर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया, तो वहां आप नोटिस करना हमने हर प्रॉफिट, हर साल के प्रॉफिट को इक्वली ट्रीट किया, हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी, है ना। सिंपल एवरेज में हम हर आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको इसलिए बोलते हैं सिंपल एवरेज। जब वेटेड एवरेज हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम हर आइटम को एक अपनी कुछ रेलिवेंस, कुछ इंपॉर्टेंस असाइन करते हैं, कुछ वेट असाइन कर देते हैं, उसी से हमारा वेटेड एवरेज निकल के आ जाता है। तो जब मैं बोलता हूं कि भाई पिछले मेरे हर साल के प्रॉफिट इक्वल वेटेज के नहीं है, कुछ प्रॉफिट के ज्यादा वेट होनी चाहिए, कुछ के कम होने चाहिए, तब मैं यूज कर लेता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो इसका निकालने का तरीका, ये भी भाई वैसे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टर्म है ना। तो कैसे निकलता है, समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन तो हो जाएगा, मैं यही तो मैं बता देता हूं, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर लोगे, पर मतलब समझो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। देखो यहां हम क्या फंडा यूज करते हैं, हम बोलते हैं भाई चलो फॉर एग्जांपल हम 3 साल के प्रॉफिट्स यूज कर रहे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, है ना। सपोज 1 लाख, ये खाली समझने के लिए आपको लिखवा रहा हूं, 2 लाख, 3 लाख, है ना। मैं बोल रहा हूं कि चलो मेरे को एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज बेसिस पे गुडविल वेट निकालनी है। तो जब मैं सिंपल एवरेज यूज करता हूं, तो मैं बेसिकली, मैंने आपसे बोला कि हम हर साल के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज देते हैं, है ना। तो हर साल के प्रॉफिट की इक्वल वेटेज है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है।
तो फाइनली ये भी 1 लाख आएगा, ये 2 लाख आएगा और ये 3 लाख आएगा। ये होता है सिंपल एवरेज। लेकिन हो सकता है अब जब मैं प्रॉफिट की जब मैं एवरेज प्रॉफिट लूं तो मैं बोलूं नहीं यार, जो रीसेंट ईयर्स हैं उन रीसेंट ईयर्स की प्रॉफिट को मैं ज्यादा वेटेज देना चाहता हूं, वो मेरे लिए ज्यादा रिलेवेंट है देन 3 साल पुराने प्रॉफिट। आप भी तो ये सोचोगे, अगर आप आज 12वीं में हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 3 साल के अपने मार्क्स बताओ, अपने 3 साल के आपने जो 3 क्लासेस करी उसके आप अपना मार्क्स बताओ टोटल, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? आप बोलोगे सर हम 12th में तो क्लास 11th के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट क्लास 10th के हैं, उससे कम इंपॉर्टेंट क्लास 9 के। तो इस तरह से आप भी अपने दिमाग में एक कल्पना करोगे कि एक वेटेज दोगे, रेलिवेंस, एक इंपॉर्टेंस दोगे, है ना। आप आज अगर मैं आपसे बोलूंगा कि क्लास 5 में आपके कितने मार्क्स आए थे, तो क्या आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे? आप बोलोगे यार क्लास 5 तो कितने साल पुरानी बात कर रहे हो सर, हमें नहीं पता, क्लास 5 बहुत, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लास 11 के पूछो हमसे, क्लास 10th के पूछो, आप यही बोलोगे। तो सेम वे में जब हम प्रॉफिट्स लेते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, हम बोलते हैं कि भाई पिछले साल के प्रॉफिट पूछो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे पिछले साल कम इंपॉर्टेंट है और उससे और पिछले साल और भी कम इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट देना। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज देते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि सर ऐसा है, जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसको हम 3 वेटेज देना चाहते हैं, इसको हम 2 की वेटेज देना चाहते हैं, इसको हम 1 की वेटेज देना चाहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 लाख आ जाएगा, ये 4 लाख आ जाएगा, ये 3 लाख आ जाएगा। इसका हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख, ये हो गया प्रॉफिट इंटू वेट्स का समीशन। ये फिर हम बोलेंगे अच्छा टोटल वेट्स की कितना टोटल आ रहा था, तो ये आ रहा था 3 + 2 + 1 6। तो ये हो गया समीशन ऑफ वेट्स। तो जब मैं आपसे बोलूंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर, तो आप बोलोगे समीशन ऑफ वेटेड समीशन इंटू ऑफ प्रॉफिट इंटू वेट्स, दैट इज 10 लाख, अपॉन समीशन ऑफ वेट्स दैट इज 6। समीशन मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो ये जो भी आएगा ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस प्रकार से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसमें आप और एक पॉइंट लिख लेना, स्टार डाल के, एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना, दिस मेथड इज सूटेबल, this method is suitable when profit shows a trend. Trend can be upward trend और trend can be downward trend. ट्रेंड मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, मेरे प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, अगर मेरे प्रॉफिट्स हर साल कम हो रहे हैं तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो जब इस प्रकार का एक कोई स्टेबल ट्रेंड आपको दिखे तब सूटेबल रहता है ये प्रॉफिट, ये वाला मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना। तो क्या लिख रहा था मैं, दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन प्रॉफिट शोज अ ट्रेंड ओवर द ईयर्स, मोर वेटेज, वेटेज मतलब वेट देना मतलब इंपॉर्टेंस देना, मोर वेटेज इज असाइंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ रीसेंट ईयर्स। वही बात हुई, मैंने क्या बोला आपसे, अगर मैं बोलूंगा क्लास 11 10th के मार्क्स हो गए एक तरफ, क्लास 4th 5th के एक तरफ मार्क्स हो गए, तो आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? आप क्लास 10th और क्लास 11th के मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे देन क्लास 4th एंड क्लास 5th के मार्क्स, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा फंडा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। इस पे एक काम करते हैं, एक सवाल आपको दिखाता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, और फिर इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। आ जाओ जी।
तो क्वेश्चन नंबर हो गया 13, पेज नंबर 3.30। छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ना। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर सो एंड सो। तो आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे दिए, पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे दिए। कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट after assigning weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits of the year ended 31st March 18, 19, 20, 20, 21, 22। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम वेट देते हैं तो हमेशा हम रीसेंट ईयर्स को ज्यादा वेट दे रहे हैं। तो हम 2022 को अगर बैठ के गुडविल निकाल रहे हैं तो हम 2022 को सबसे ज्यादा वेट देंगे, 2022 को सबसे ज्यादा वेट देंगे। तो देखो इसलिए 5 की वेट दे दी हमने 2022 को, फिर उससे पिछले साल को हम थोड़ा कम वेट देंगे तो 4 की वेट दे दी, उससे और पिछले साल को हम और कम वेट देंगे 3 के दे दी, उससे पिछले साल को और भी कम वेट देंगे 2 दे दी, और सबसे पिछले सबसे पुराने साल को हम सबसे कम वेट देंगे तो 1 की वेट हमने 2018 को दी। तो ये फंडा इसका होता है। ठीक है, तो फंडा तो आपका क्लियर हो गया। आ जाओ जी निकाल लेते। कैसे निकालोगे आप इसको? क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 13, क्वेश्चन 30। सबसे पहले भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। तो ईयर एंडेड एक छोटी सी टेबल टाइप बना के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ईयर एंडेड हो गया आपका 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2020, 31st मार्च 2021 और 31st मार्च 2022, 31st मार्च 2022। प्रॉफिट कितने कितने दे रखे हैं आपको? तो यहां के दे रखे 20,000, यहां के दे रखे 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। वेट्स क्या क्या दे रखे हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5। तो वेट्स का टोटल कितना आ रहा है? टोटल करके देखना, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट इनटू वेट्स कितना आ रहा है, निकालो। तो इसका आएगा 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख, और इसका कितना आएगा? 90,000 शायद, 90,000। टोटल कितना आ रहा है? 2068, 1,58,000, 2,58,000 और 3,48,000। अगर मेरी मेंटल कैलकुलेशन ठीक है तो इसका 3,48,000 का टोटल आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? समीशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट्स। तो ये कितना आ जाएगा? 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 23,200। तो दिस इज माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको यहां पे सिर्फ पुट कर देना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 23,200 और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा था? 3। ये 3 दे रखा था। तो जी ये कितना आ जाएगा? ये मेरे ख्याल से आ रहा है 69,200, 69,600 सॉरी, 69,600। आंसर एक बार चेक कर लो, 69,600 हमारा आंसर टैली हो रहा है। ठीक है, तो खैर आंसर तो टैली होना ही होता है, वो तो एक बात हो गई। पर इंपॉर्टेंट क्या बात है
कि क्या हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए कि नहीं पाए। ठीक है, तो फटाफट से रिकैप करते हैं क्या किया लेक्चर में। आज हमने कवर क्या क्या चीजें कवर करी। तो सबसे पहले हमने गुडविल का मीनिंग डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात करी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न करता है गुडविल को, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 करता है। फिर मैंने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करे दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके अलावा हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म्स को कब कब गुडविल वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। फिर हमने गुडविल के दो टाइप समझे, परचेज गुडविल, इंटरनली जनरेटेड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स कवर करने शुरू करे, जिसमें मैंने आपके साथ सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कराया विद द हेल्प ऑफ सब क्वेश्चंस ऑफ योर टीएस गरेवाल बुक। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले आप समझेंगे, अभी तक हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होते थे उन प्रॉफिट्स को यूज करके सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज जो भी है वो निकाला। अब हमें एक्चुअली में कभी कभी क्या करने की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ गिवन प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है। गिवन प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है और एडजस्टेड प्रॉफिट्स के काइंड ऑफ निकालने की जरूरत पड़ती है और फिर उन एडजस्टेड प्रॉफिट्स की हेल्प से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो वो क्या एडजस्टमेंट्स होती है वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना, इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।